सीएलएसए की जो आज रिपोर्ट आई है थोड़ा सेलेक्टिव पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। अच्छा, सीएलएसए क्यों पॉजिटिव है वो समझ लेते हैं। कि उनका मानना है कि एआई के दौर में अब भी अगर आप देखें तो आईटी सर्विस की जो पोजीशनिंग है उसमें कोई बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा सीएलएसए को, और साथ ही मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री ने कहीं ना कहीं साहस बढ़ाया है, इसलिए CFI 26 में डिमांड में रिकवरी हो सकती है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। लेकिन क्योंकि निवेशकों को लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर उतना भी भरोसा नहीं है और लगातार डी रेटिंग हो रही है इस स्पेस की, तो वो थोड़ा कंसर्निंग है। लेकिन सीएलएसए कह रहे हैं कि सेलेक्टिव अप्रोच रख सकते हैं आईटी सर्विस में, वो स्टैक एक बार फिर से रखेगा स्क्रीन पर, और सभी को हाई कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लार्ज कैप में टेक महिंद्रा और इन्फोसिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मिड कैप्स में परसिस्टेंट और कोफोर्ज, ये मिड कैप स्पेस से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी सभी को आप देखें तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट, HCL टेक हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म के लिस्ट में शामिल किया गया है। TCS, टेक महिंद्रा, विप्रो पे सिर्फ होल्ड की कॉल आई है, बाकी सभी स्टॉक्स अगर आप देखें तो पॉजिटिव साउंड कर रहा है। अच्छा, HCL टेक पर एक रिपोर्ट थी सर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की। HCL टेक पर तो रिड्यूस की कॉल आई है और टारगेट प्राइस भी उतना ठीक ठाक नहीं है, लेकिन उनका जो व्यू है जनरेटिव AI को लेकर वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कंपनियां जनरेटिव AI अपनाने की जो रफ्तार है उसको बढ़ा रही है धीरे धीरे, और दर्शकों को समझा दें कि जनरेटिव AI सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, सब कुछ करेगा आपके लिए, क्वेरी सॉल्व करेगा, ड्राफ्टिंग करेगा, कोड लिखेगा। तो ये जो बातें सामने आई हैं तो ये कह रहे हैं कि कंपनीज धीरे धीरे इसको अपनाएंगी, और ऐसा जो माना जा रहा है कि ये पूरा ही खत्म कर देगा पूरे सेक्टर को, वैसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट अभी भी सर्विस सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हाँ, AI ह्यूमन रिप्लेस नहीं करेगा, जो ह्यूमन की रोल है शायद वो थोड़ा बदलता हुआ नजर आए। लेकिन HCL टेक पर रिड्यूस की कॉल इसलिए क्योंकि यहाँ से ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा फिलहाल। ये है मोटा मोटी लेखा जोखा आईटी स्पेस को लेकर। पूरा ही खत्म नहीं। पॉजिटिव है ब्रोकरेजेस। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, टारगेट प्राइस काफी अच्छा बढ़ाया है, 2450 रुपए प्रति शेयर रख दिया इस खबर के बाद, यानी कि 22% का अपसाइड पोटेंशियल भारतीय एयरटेल में मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रहा है। खबर एक संक्षेप में, एयरटेल की जो सहायक कंपनी एयरटेल मनी लिमिटेड है उसको इस महीने NBFC लाइसेंस मिला है, और कंपनी अगले कुछ सालों में लगभग 20,000 करोड़ इस NBFC में निवेश करेगी। तो इससे फायदा क्या होगा, तो अब एयरटेल सीधे लेंडिंग बिजनेस में एंट्री कर सकेगी, और ये टेलीकॉम से जुड़ा एक नेचुरल एक्सटेंशन है ऑब्वियसली। और जो जैसा कि कस्टमर बेस है एयरटेल का, तो उसका बड़ा फायदा मिलेगा। तो मौजूदा ग्राहक का बेस फायदा उठाकर पर्सनल लोन, MSME लोन, डिजिटल क्रेडिट जैसे प्रोडक्ट लॉन्च किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ जोखिम भी बताएं मॉर्गन स्टैनली ने। पहला कि शुरुआती दौर में क्योंकि कैपेक्स खर्च ज्यादा होगा तो थोड़ा सा दबाव बनेगा, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो काफी बड़ा अच्छा अपडेट है, तो भारतीय एयरटेल रडार पर रहेगा लंबी अवधि के लिए। अच्छा, ये थोड़ा अंडरवेट हो गए हैं। परिस्थिति ये बदल रही है कि भारत में R32 जो रेफ्रिजरेंट गैस है उसकी क्षमता 2 गुनी से ज्यादा हो सकती है। तो ज्यादा सप्लाई होगा तो ऑब्वियसली कीमतों पर दबाव बढ़ेगा, तो इससे SRF और नवीन फ्लोरिन की कमाई पर असर पड़ेगा, और मॉर्गन स्टैनली ने इसलिए अंडरवेट की कॉल दे दी है। अच्छा, पिछले साल की हाईएस्ट प्राइस से अगर आप देखें तो 25% की गिरावट हो सकती है कॉस्ट में, तो ये बड़ा कंसर्न नजर आ रहा है। और क्योंकि आप देखें तो SRF और नवीन फ्लोरिन की जो कमाई का लगभग 1/3 हिस्सा वो रेफ्रिजरेंट गैस से ही आता है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मार्जिन में $1 प्रति किलोग्राम की कमी आती है तो इससे अर्निंग पर शेयर पे अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट निकाली है उसके आंकड़े 8 से 13% तक असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न, लेकिन क्या कोई राहत की बात है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो टैरिफ में कमी कुछ हद तक दबाव कम कर सकती है, लेकिन जाहिर तौर पर ज्यादा सप्लाई होगी तो कीमतों पर असर पड़ेगा। परफेक्ट है।